आज हम इस वीडियो में क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में 10 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए भूगोल का एक वायरल पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 10 मार्च को पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि एक वायरल पेपर है और इस वायरल पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले, एक बार ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें मैं बताया हूं और आपके पेपर में 10 मार्च को 100% में गारंटी लेता हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो तैयार करके जाइए यदि आप लोग भी पेपर देने वाले हो और आपका भी टारगेट है 70 में से 70 फोड़ना भूगोल जियोग्राफी में, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जो पेपर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2025 बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है, आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है। 10 मार्च का आपका पेपर है भूगोल का। ठीक है, 210 एस की ये पेपर कोड है, आप लोग पेपर कोड भी देख सकते हैं। अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा और नाम रहेगा। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए यही समय निर्धारित होता है। ठीक है, 70 नंबर का आपका भूगोल का पूर्णांक होता है। उसके बाद में देखिए नोट में कि प्रारंभ के 15 मिनट ये पेपर परीक्षार्थियों के लिए पढ़ना निर्धारित होता है और निर्देश में दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी जो भी प्रश्न दिए होंगे इस पेपर में उसके उत्तर देना आप लोगों को अनिवार्य है। उसके बाद में दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 देखिए विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दे रहा है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र कार्य से संबंधित आपके प्रश्न आ जाते हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए होंगे और उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए, यानी जो भी आपके उत्तर है उसको पुष्टि कीजिए। तो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मानचित्र कैसे भरा जाता है, पेपर के थ्रू आपको कैसे भरना है, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को पता होगा 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं भूगोल के। तो चलिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं। एक वायरल पेपर स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो 70 नंबर का टारगेट है वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इनमें से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है स्टूडेंट, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया होता तो उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन इन चारों में से पूछा गया है तो आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें हमें विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी नहीं बताना है। जब बाहरी पूछा जाएगा तब हम इसका आंसर देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि और बड़ा दिखे। हाँ ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा है, यानी कौन सा वो धार्मिक समुदाय है जो भैया भारत में सबसे छोटा है। तो बुक के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बौद्ध दिखा रहा था और गूगल के हिसाब से देखा तो यहाँ पर पारसी दिखा रहा था। आपके हिसाब से क्या बुक वाला करेक्ट आंसर है या जो गूगल बता रहा है पारसी ये करेक्ट आंसर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल आप बुक के हिसाब से डी वाले पर टिक लगा दीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, निम्न में कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है। काफी बार मैंने बता चुका हूं और इस बार 10 मार्च को ये कंफर्म है आपका क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो निम्न में कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है, आप लोग बताइए। इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा ये सभी, यानी हैदराबाद भी है, आगरा भी है और जयपुर भी है, जो कि दुर्ग नगर का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 नंबर, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो आप सभी को पता होगा गन्ना जो है स्टूडेंट ये शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग भी तैयारी में अब जुट जाइए, क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर ला सकते हैं। बस आपकी रणनीति, जो तैयारी की रणनीति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, हरियाली एक परियोजना है, इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सी हो जाएगा, जल संभर विकास से संबंधित हरियाली एक परियोजना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी बता दिया है। अगला देखिए 6 नंबर, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। क्या लौह अयस्क के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तांबा के लिए, बिल्कुल नहीं। बॉक्साइट के लिए, बिल्कुल भी नहीं। बचता क्या भैया, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लिए।
किसके लिए स्टूडेंट? पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई खनन प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित यानी इन चारों महाद्वीपों में से हमें बताना कि किसकी जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो 7 नंबर का सी हो जाएगा राइट आंसर, अफ्रीका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। तो इनमें से मानव विकास का उपागम जो नहीं है स्टूडेंट, वो कौन सा नहीं है? वो आपका स्वास्थ्य उपागम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी मानव विकास की उपागम है, 4 उपागम है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको। एक तो आपका आय उपागम हो गया, दूसरा कल्याण, तीसरा क्षमता, और एक हो जाएगा न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता उपागम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मानव विकास के उपागम, लेकिन इनमें से नहीं है वो आपका स्वास्थ्य उपागम हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो हमारा 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन था मैंने आप सभी को बता दिया है, और मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अभी से कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तैयारी में मैं आपकी पूर्ण रूप से कराऊंगा, 100% ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाते ही क्वेश्चंस को लिख दोगे। बस क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए, हमारे बताए गए मार्गदर्शक पर आप लोग चलिए। अब देखिए स्टूडेंट, आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पेपर में भूगोल में ये भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, जिस तरह से बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी मैं आप लोगों को उत्तर बताने वाला हूं, और ऐसे ही आप लोगों को उत्तर लिखना है, इतने ही शब्दों में आपको लिखना है उत्तर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। आपको बताना है कि मानव भूगोल को परिभाषित करना, इसका परिभाषा देना है मानव भूगोल का, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, 2 नंबर का प्रत्येक एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किए जाने वाला अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो आप इतना तक लिख दीजिएगा, आपका क्या है एक प्रकार से स्टूडेंट 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। फ्रेडरिक रेडियल के अनुसार भी देख लेते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इनके हिसाब से भी आप लोग क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो फ्रेडरिक रेडियल के अनुसार भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करना है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, सबसे पहला है जल की उपलब्धता तथा भू आकृति। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, ठीक है। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा जल की उपलब्धता पर, ठीक है, और 1 नंबर मिल जाएगा आपको भू आकृति पर। तो टोटल 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ज़्यादा शब्दों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है पेपर में, मान लीजिए कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, यानी क्वेश्चन तो पूछा गया लेकिन उसका आंसर बड़े में आपने याद किया है, तो उसको 3 लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 या 3 लाइन में। मान लीजिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 लाइन में, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 लाइन में आप लोग उसको हटा दीजिए, और 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो उत्तर है, मानव विकास के 4 विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। 4 प्रमुख घटक भी कह सकते हैं इसको, नहीं तो आप स्तंभ भी कह सकते हैं। क्या स्तंभ भी आप लोग इसको कह सकते हैं। कौन कौन से? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 प्रमुख घटक हैं इसके। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ और किसके द्वारा की जाती है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी भूगोल के 10 मार्च के पेपर में देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए स्टूडेंट में, जो हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड की मैं पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ, तो जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए मन लगाकर। देखिए तो इसमें उत्तर देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा हस्तांतरणशील कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ निवास करने वाले आदिम जाति के लोगों द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन,
प्रौद्योगिकी ध्रुव से आप क्या समझते हैं? ऐसे दो प्रौद्योगिकी ध्रुवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़े बड़े में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब इसका आंसर आप छोटे में कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन अधिकतम क्या है, लघु उत्तरीय में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं, इसका उत्तर दिखा देते हैं। उत्तर है उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है। इसमें गहन शोध एवं विकास के प्रयोग परा उन्नति वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर, यहाँ पर देखिए, अधिकतर भाग व्यावसायिक ब्रैकेट में सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक मिक वास्तविक उत्पादन ब्रैकेट में नीला कार्मिक, देखिए नीला कॉलर श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। मानव यंत्र कंप्यूटर आधारित, यहाँ पर देखिए, आधारित डिजाइन कैड एवं निर्माण धातु पिघलाने एवं शोध के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और देखिए नए रासायनिक व औषधियों उत्पाद उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपका पेपर में पूछा जाएगा और आप लोग टिक भी लगा सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि तृतीयक क्रियाओं के 4 उदाहरण दीजिए। हमें तृतीयक जो क्रिया इनके 4 उदाहरण देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाएं। ये तृतीयक क्रियाएं की 4 उदाहरण है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है साफडा और MFDA का पूर्ण विस्तार लिखिए, यानी SAFDA और MFDA का पूर्ण विस्तार लिखिए, यानी फुल फॉर्म लिखिए बेसिकली। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर है SFDA का स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यानी लघु कृषक विकास संस्था, इसका ये फुल फॉर्म हो गया स्टूडेंट। ठीक है, और MFD का यहाँ पर देखिए मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, क्या है, मार्जिनल है, जी हाँ, एजेंसी, यानी सीमांत किसान विकास संस्था। तो ये आपके फुल फॉर्म हो गए, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर जो कि कंप्लीट हो जाता है। देखिए 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो 2 धात्विक जो खनिज है डियर स्टूडेंट, ये एक आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका मैग्नीज हो जाएगा। ये 2 धात्विक खनिज हैं जिनके नाम आपको लिखना रहता था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। तो टोटल जो आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए मैंने इसका आंसर दे 8 दूनी 16, 16 नंबर आपको मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका मैं भी आंसर देने वाला हूँ स्टूडेंट, यानी इसका भी मैं आंसर दूंगा आप लोगों को और ये भी बताऊंगा कितने शब्दों में लिखना है। आपको आइडिया लग जाएगा जब आप पूरा पेपर को देखेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये भूगोल का क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो मानव विकास के उपागम है, इनका हमें उल्लेख करना है। तो उत्तर देखिए, मानव विकास के 4 उपागम निम्नलिखित है, यानी जो इसके 4 उपागम है बेसिकली ये क्या है, निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहला है आय उपागम। आय उपागम में क्या होता है, ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। जो आय उपागम है स्टूडेंट, ये मानव विकास के सबसे पुराने, यहाँ पर देखिए, उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा है, आप लोग वीडियो रोककर सारी चीज़ें समझ सकते हैं और लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में बहुत बड़े इसका आंसर दिया होगा, तो हमें उतने तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको निर्देश दिखाया है कितने शब्दों में लिखना है, उसमें स्पष्टता बताया गया है। ठीक है, उतने ही शब्दों में आप लोगों को लिखना है। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन स्टूडेंट 50 शब्दों में है, उसको आपने 150 शब्दों में लिख दिया, तो आपको एग्जामिनर नंबर जो है बढ़ाकर नहीं दे सकता, क्योंकि आपके लिए जो है नंबर निर्धारित है। 5 नंबर निर्धारित है, 4 नंबर निर्धारित है, तो उतना आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप चाहे आप उसको 1000 शब्दों में लिख दीजिए या आप उसको 30 शब्दों में लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा देखिए कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या है कि ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों, यहाँ पर देखिए सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय को तर्क देता है।
ठीक है, ये कल्याण उपागम है। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। देखिए, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, आप लोग कमेंट में बताइए स्टूडेंट, ILO का फुल फॉर्म ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। ठीक है, किसमें? न्यूनतम आवश्यकता उपागम, यानी न्यूनतम जो आवश्यकता है उसकी उपागम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो 3 इसमें मैंने बता दिया। एक और है स्टूडेंट आपका क्षमता उपागम। तो देख लेते हैं क्षमता उपागम को। देखिए, इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव की विकास की कुंजी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे जो मानव विकास के उपागम है, इनके बारे में डिटेल में इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, आदिकालीन निर्वाह कृषि पर एक टिप्पणी लिखिए। आदिकालीन जो निर्वाह कृषि, इस पर टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। हस्तांतरण, देखिए हस्तांतरण या जूमिंग कृषि ब्रैकेट में है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इस कृषि के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए, अंतर्गत कृषक अपने आवास एवं कृषि क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं। इस कृषि के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि, मलेशिया, यहाँ पे देखिए मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लांदांग, श्रीलंका में चेना और जायरे एवं मध्य अफ्रीका में मसूल, ठीक है, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा और ब्राजील में रोका, म्यांमार में तुइगया तथा वियतनाम में रे आदि के नाम से ये प्रचलित है कृषि। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक टिप्पणी लिखना था, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रोककर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है इस पेपर में, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए 6 क्वेश्चंस जो है लघु उत्तरीय का पूछा जाता है, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है स्टूडेंट। ठीक है, किस भूगोल में होता है। अब यही क्वेश्चंस आपके समाज शास्त्र में होता या नागरिक शास्त्र में, तो 6 नंबर का पूछा जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन। लेकिन देखिए 70 नंबर का पूर्णांक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 4 नंबर बेटर है लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर के साथ में व्याख्या करते हैं। देखिए उत्तर है, विश्व में विकसित ही नहीं, विकासशील देशों के महानगरों में भी परिधि क्षेत्र में उच्च या, यहाँ पे देखिए वृहद स्तरीय उद्योगों का केंद्रीय, यहाँ पे देखिए केंद्रीकरण अधिक होता है। इसके मुख्य कारण निम्नवत है। इसके जो मुख्य कारण क्या है वो निम्नवत है। देखिए सबसे पहला स्टूडेंट, महानगरों के मध्यवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा परिधि क्षेत्रों में भूमि सस्ती और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, दूसरा है, देखिए परिधि भागों में यातायात साधनों का पर्याप्त विकास पाया जाता है। यहाँ रेल एवं सड़क मार्गों की सघनता होती है। क्या है, जो रेल और सड़क मार्गों की क्या सघनता होती है और यातायात बाधित नहीं होता है। तीसरा है, ये भाग मानवीय बस्तियों से दूर होता है, इसीलिए मानवीय बस्तियाँ औद्योगिक प्रदूषण से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर खुला क्षेत्र अधिक होने के कारण पर्यावरण जो है सुहावना रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 पॉइंट है जो आप लोग लिख देंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 50 शब्दों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 50 शब्द, और 50 शब्द से ऊपर है, नीचे नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, जल संभर प्रबंधन विकास के लाभ के परिणाम को बताइए। ठीक है, जो जल संभर प्रबंधन विकास के लाभ है, इनके लाभ के बारे में बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है, देखिए जल संभर विकास के द्वारा निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। निम्नलिखित लाभ क्या है, प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहला है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा, जैव विविधता में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है जलाक्रांत तथा लवणता का ह्रास। और 4 नंबर है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। 5वां है वनों के कटाव में कमी। 6 है जीवन स्तर को उठाना। और 7वां है आपका रोजगार में वृद्धि। और 8वां है स्थानीय लोगों की सहभागिता से आपसी मेल जोल बढ़ाना। ठीक है, बढ़ना। तो ये है भैया जल संभर प्रबंधन के लाभ के परिणाम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पॉइंट बताए गए हैं और आपके 4 नंबर के लिए बेटर है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। और अभी तक स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक
और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेट हम होते हैं और आपकी तैयारी के लिए हम और वीडियोज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेटर हो पाए और आप हमारी वीडियोज को पसंद करते हैं। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछा गया है। देखिए ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा क्या है, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो हमें जैव ऊर्जा के बारे में बताना है कि जैव ऊर्जा क्या होता है, इसका महत्व क्या है। तो उत्तर देखिए, जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। इन उत्पादों में कृषि अवशेष, लकड़ी, जैविक अपशिष्ट, नगर पालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट आदि सम्मिलित है, ठीक है। जैव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रम यहाँ पे देखिए, इस प्रक्रम में अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा परिक्रमित होने के साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। ऊर्जा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैव ऊर्जा विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाने तथा पर्यावरण प्रदूषण को घटाने में सहायक है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया डियर स्टूडेंट कि जैव ऊर्जा क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में ये परिभाषा है, आप लोग इसका देख सकते हैं परिभाषा। वीडियो को रोक कर भी आप लोग सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कि नियोजन के उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो जो नियोजन के उपागम है इसके उल्लेख करना है। तो उत्तर है, नियोजन के मुख्यतः दो उपागम होते हैं। सबसे पहला है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम खंडीय नियोजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवहन, ठीक है, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना, कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उसको लागू करना है, ठीक है। खंडीय विभाजन का नियोजन का, ठीक है। और उसके बाद में देखिए दूसरा प्रादेशिक नियोजन, इसका उद्देश्य विकास के संदर्भ में प्रादेशिक विषमताओं को दूर करना है। किसी भी देश में आर्थिक विकास की दर समान नहीं है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में विकास स्तर को उच्च, यहाँ पे देखिए विकास स्तर उच्च होता है तो कुछ क्षेत्रों में ये निम्न स्तर पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नियोजन के उपागमों का उल्लेख कीजिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो क्योंकि भूगोल की तैयारी बहुत ही बेहतर मैं आपकी कराना चाहता हूँ, ठीक है। भूगोल में मैं एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आया था और मैं भूगोल को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी सालों में, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट में, इसीलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए अब आ चुका है डियर स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद में कौन सा आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है। पेपर में सिर्फ भूगोल में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बाकी का आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों का उल्लेख कीजिए। अब दोनों में से किसी एक को करना है पेपर में, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खनिजों के वितरण को समझाइए। तो भारत में जो खनिज के वितरण इसको समझा रहा है, ये भी 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा करके क्वेश्चन पूछे गए कि भारत के गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, आपको करना केवल इतना है कि इन दोनों में से आपको चारों में से किन्हीं 2 को करना है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन फिलहाल बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, अभी फिलहाल आप ये चारों क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए क्योंकि कौन सा पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये 100% पूछा जाएगा आपके पेपर में। 10 मार्च को पेपर है, तैयार कर लीजिए, आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का, इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर 1 से ही। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहला है सबसे कम, देखिए स्टूडेंट सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम कहाँ पर है, ये देखिए भारत के मानचित्र में आपका सिक्किम यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका केरल पड़ जाता है, ठीक है, देख सकते हैं केरल।
तीसरा है भारत में यहाँ पे देखिए पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है गुजरात में, यानी वडोदरा गुजरात। तो गुजरात कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है आपका भैया, तो वडोदरा गुजरात मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, खेतड़ी हो जाएगा। तो खेतड़ी कहाँ पर है भैया, ये देखिए यहाँ पर आपका खेतड़ी है, राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट 5वां नंबर की यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर कौन सा है, तो आगरा। आगरा कहाँ पर है भैया, हमारा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर आगरा है, ठीक है। ताजमहल यहीं पर स्थित है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन को दर्शा दिया। देखिए 5 नंबर आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, आधा आधा नंबर दिए गए हैं। आधा नंबर जब दिए जाएंगे जब आप इसका आंसर कॉपी पे लिखेंगे, जैसे सिक्किम आपको पता है तो कॉपी पे लिख दीजिए, और आधा नंबर जैसे मैंने दर्शा दिया तब जाकर आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। यानी आधा नंबर लिखने के लिए और आधा नंबर दर्शाने के लिए, तब जाकर 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा एक क्वेश्चन पर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 26 नंबर कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो उनके नाम भी लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एशिया का, यहाँ पर देखिए एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है, ठीक है। तो चीन कहाँ पर है भैया, ये देखिए चीन है, ठीक है। ये हमारा भारत आ जाता है, देख सकते हैं ये भारत है, ठीक है, और इसी के मध्य हमारा चीन आ जाता है। देखिए चीन बहुत बड़ा है। दूसरा है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया हो जाएगा। देखिए पहले पर आपका चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया कहाँ पर स्टूडेंट, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के बगल ये इंडोनेशिया है, पूरा लैंड वाइज ये देखो ये आपका इंडोनेशिया है। तीसरा है जापान की राजधानी नगर टोक्यो है। तो टोक्यो कहाँ पर है डियर स्टूडेंट, ये देखिए टोक्यो आपका ये यहाँ पर है, देखिए ये इतना टोक्यो है, ठीक है, टोक्यो ये देखिए जापान। अगला क्वेश्चन देखिए दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ पर है आपका, ये देखिए अमेजन नदी आपका यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, और अमेजन नदी आपका यहीं पर है, बहुत बड़ी एरिया में नदी फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका कहाँ पर है स्टूडेंट, ये देखिए ये आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है अंटार्कटिका से है। समझ में आ गया। तो पूरा मैंने आपको मानचित्र के थ्रू बता दिया है, और ऐसा ही आप लोगों को पेपर में दर्शाना रहेगा मानचित्र, और इसमें भी 5 नंबर दिए जाएंगे और इसमें भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आप लोगों को दर्शाना है। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरे पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।